अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास, हाउ आर यू बेटा? इट्स योर लेक्चर नंबर 12 of subject English. In the lecture number 12 we will start unit number 4. यूनिट नंबर 3 आप सबका कंप्लीट हो चुका है ना, तो इस यूनिट में हम यूनिट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे. इन दिस वीक वी विल रीड some pages of this unit and solve question answer according and related to this reading. Firstly, let's see that what is the story of this unit. Unit number 4, a strange trigger. ये बेटा इस यूनिट ये स्ट्रेंज ट्रिगर का मतलब होता है एक हैरानकुन वाक़या, एक ऐसा कि जो जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, ठीक है, जो आपको बहुत हैरान कर दे. ओके जी, स्ट्रेंज ट्रिगर. इस चैप्टर में जो स्टोरी है वो है 3 ब्रदर्स की. 3 भाई होते हैं, उनके मुतल्लिक स्टोरी है कि वो किस चीज़ के हैबिचुअल होते हैं, कैसे उनकी हैबिट्स होते हैं, क्या वो काम करते हैं और उनके माँ बाप कैसे होते हैं, वो क्या चाहते हैं. ये पूरी स्टोरी आपको मैं इसके साथ साथ रीडिंग के साथ साथ सुनाती हूँ. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर नेम्ड मुस्तफ़ा हु लिव्ड विद हिज वाइफ एट द एज ऑफ अ माउंटेन. ही हैड 3 sons. Mustafa was hard working and honest man. Early in the morning he would leave his hut with his team of bullocks for his fields. bullocks जो होते हैं वो ये बैल होते हैं, ये वाले, जिनकी मदद से वो अपने खेतों में काम करता था, ठीक है. इनके मदद से अब तो जैसे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं हल चलाने के लिए, या बहुत सारी ऐसी मशीनरी हो गई जिसकी वजह से काम होते हैं. लेकिन पहले जब ये चीज़ें नहीं थी तो इन बुलक्स की वजह से ही इनकी मदद से काम किया जाता था, ठीक है. मुस्तफ़ा वर्कड द होल डे प्लफिंग, सोइंग द सीड्स एंड वाटरिंग द फील्ड्स. इतने पैराग्राफ का मतलब है बेटा कि एक फार्मर था जिसका नाम था मुस्तफ़ा, ठीक है. वो एक पहाड़ी के साइड पे छोटी सी हट, मतलब छोटी सी झोंपड़ी बनाकर उसमें रहता था अपनी बीवी और बच्चों के साथ. उसके 3 बेटे थे, ठीक है. वो बिल्कुल सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा वो मेहनती और ईमानदार आदमी था. जब भी सुबह होती वो सुबह सवेरे उठता, बिल्कुल मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग. जैसे हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद वो फ़ौरन अपने काम पे निकल जाता, अपने खेतों में जाता और खेतों में जाकर अपना काम शुरू कर देता. When the crops grew tall, he guarded them against the birds and animals. He also weeded the plants. When the grains was ripe, he cut the crops and tied them into bundles called sheaves. Next, he lifted the heavy sheaves and put them in the granary. Alhamdulillah, now there is enough food for everybody, Mustafa said to himself. Day after day, Mustafa continued to work hard in the fields. He never complained of the hot sun or the strong, cold wind. He loved his field and work. He thanked Allah subhanahu wa ta'ala for his blessing. चूँकि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा मेहनती था तो उसको अपने खेतों में अपने वक्त पर काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था. जैसे उसकी फसलें थोड़ी बड़ी होने लगती हैं तो वो बाकी दूसरे एनिमल से और परिंदों से उसकी निगरानी करता, उसका ख्याल करता ताकि बाकी एनिमल, तो इन बुलक्स की वजह से ही इनकी मदद से काम किया जाता था, ठीक है. मुस्तफ़ा वर्कड द होल डे प्लफिंग, सोइंग द सीड्स एंड वाटरिंग द फील्ड्स. इतने पैराग्राफ का मतलब है बेटा कि एक फार्मर था जिसका नाम था मुस्तफ़ा, ठीक है. वो एक पहाड़ी के साइड पे छोटी सी हट, मतलब छोटी सी झोंपड़ी बनाकर उसमें रहता था अपनी बीवी और बच्चों के साथ. उसके 3 बेटे थे, ठीक है. वो बिल्कुल सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा वो मेहनती और ईमानदार आदमी था.
जब भी सुबह होती वो सुबह सवेरे उठता, बिल्कुल मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद वो फ़ौरन अपने काम पे निकल जाता, अपने खेतों में जाता और खेतों में जाकर अपना काम शुरू कर देता। When the crops grew tall, he guarded them against the birds and animals. He also weeded the plants. When the grains was ripe, he cut the crops and tied them into bundles called sheaves. Next, he lifted the heavy sheaves and put them in the granary. Alhamdulillah, now there is enough food for everybody. Mustafa said to himself. Day after day, Mustafa continued to work hard in the fields. He never complained of the hot sun or the strong, cold wind. He loved his field and work. He thanked Allah subhanahu wa ta'ala for his blessing. चूँकि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा मेहनती था तो उसको अपने खेतों में अपने वक्त पर काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसे उसकी फसलें थोड़ी बड़ी होने लगती हैं तो वो बाकी दूसरे एनिमल्स से और परिंदों से उसकी निगरानी करता, उसका ख्याल करता ताकि बाकी एनिमल्स या परिंदे उसकी फसलों को ख़राब ना कर दें। जैसे उसकी फसलें पक जाती हैं तो अपनी फसलों की खुद ही वो कटाई करता, काश्त करता और उनके बड़े बड़े बंडलों में बांध के एनिमल्स या परिंदे उसकी फसलों को ख़राब ना कर दें। जैसे उसकी फसलें पक जाती हैं तो अपनी फसलों की खुद ही वो कटाई करता, काश्त करता और उनके बड़े बड़े बंडलों में बांध कर स्टोर्स में भेज देता। ठीक है, और इस तरह करके वो पूरे साल के लिए इतना खाना जमा कर लेता था कि पूरा साल उसको खाने की टेंशन नहीं होती थी। वो दिन रात मेहनत करता रहता था और हर रोज़ पहले दिन से ज़्यादा मेहनत करता। एक दिन उसने कभी भी कभी धूप और छाँव की फ़िक्र नहीं की। अगर गर्मियाँ होती हैं, जैसे अब आजकल कितनी गर्मी पड़ रही है, तो वह ऐसे मौसम में भी कभी ये कंप्लेन ना करता अपने आप से या कभी घर वालों से, कभी किसी से कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होता। नहीं, ना ही उसने कभी बहुत ज़्यादा सर्दी में कंप्लेन की थी। वो बल्कि हर मौसम में वो दिल लगा कर काम करता था और अल्लाह ताला की दी हुई इन नेमतों का शुक्रिया अदा करता। मुस्तफ़ा वॉज वेटिंग फॉर हिज सन्स टू ग्रो अप एंड हेल्प हिम इन द फील्ड्स। मुस्तफ़ा जो था वो इस बात का इंतज़ार करता था कि उसके बेटे एक दिन बड़े होंगे और खेतों में उसकी काम करने में मदद करेंगे। देन ही वुड गेट अ बिगर क्रॉप एंड मोर फूड फॉर हिज फैमिली एंड द विलेजर्स, बट अलास दिस डिड नॉट हैपन। His sons grew up to be lazy and idle. Although they were strong and healthy, they did not help their father. They wasted their time in playing and hunting. They only came home to eat and sleep. लेकिन बदकिस्मती से जैसे वो सोचता था ऐसे ना हुआ। उसके बेटे बड़े तो हुए लेकिन बहुत ज़्यादा लेज़ी और सुस्त थे। वो बिल्कुल भी अपने फादर के साथ उनके खेतों में उसका काम करने में हेल्प ना करवाते, बल्कि अपना इधर उधर फिरने में, खेलने में, कूदने में या दूसरे एनिमल्स का शिकार करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते थे। और सारा दिन इधर उधर गुजारने के बाद घर में जब खाने का या सोने का टाइम होता तब वो घर वापस आते। दे डिड नॉट केयर फॉर देयर फादर। उन्हें अपने फादर की कोई परवाह नहीं थी। दे डिड नॉट लिसन टू देयर मदर। वो अपनी माँ की बात भी नहीं सुनते थे। द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी सैड एंड वरीड। ही थॉट व्हाट विल हैपन टू देम आफ्टर माई डेथ। अब जो फार्मर था, जो मुस्तफ़ा था, वो अपने बेटों के इन हालात को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि क्या होगा इनके बाद, अगर मैं मर गया, मेरी डेथ हो गई तो इनके साथ क्या होगा, इनको कौन कमा कर खिलाएगा, क्योंकि ये तो काम कार नहीं करते, ना ही किसी काम में इनका ध्यान है, ना तवज्जो करते हैं, ना मेहनत करते हैं, तो ये कैसे खाएंगे। द मोर ही थॉट अबाउट हिज लेजी सन्स द मोर वरीड ही गॉट। ये सोच सोच कर वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। वन डे मुस्तफ़ा फेल सिक। ही कुड नो लॉन्गर वर्क इन द फील्ड। एक दिन इन परेशानियों की वजह से और उम्र एज जब इंसान की ज़्यादा हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। इस वजह से वो बहुत बीमार पड़ गया और बहुत ज़्यादा खेतों में काम नहीं कर सकता था। ही टोल्ड हिज सन्स टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स
विच वर राइप एंड रेडी टू बी कट बट दे पेड नो अटेंशन। उसने अपने बच्चों से कहा कि अब उस फसलों का ध्यान करें जो कि अब बिल्कुल पक गई हैं और कटने के लिए तैयार हैं, मतलब उनकी कटाई का वक्त भी आ चुका है। लेकिन उसके बच्चों ने, तीनों बेटों ने उसकी बात की तरफ कोई तवज्जो ना की। दिस मेड द फार्मर वेरी मिजरेबल। इससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। ही साइलेंटली प्रे टू अल्लाह सुब्हाना ताला टू बी गाइड हिज चिल्ड्रन। और उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से अपने बच्चों के लिए दुआ करना शुरू। On the next page, one day, as Musa lay in the bed, he thought of an idea. He called his sons and spoke to them in a very weak voice. My dear children, listen to me carefully. I have a secret to tell you. My father told me this secret when he was dying. Come closer. ये सीक्रेट मुझे मेरे फादर ने तब बताया था जब वो उसकी मतलब कि वफ़ात की का टाइम आ गया था, वक्त आ गया था। जिस टाइम वो वफ़ात पाने लगे थे, फौत होने लगे थे, तो उन्होंने तब ये सीक्रेट मुझे बताया था। अब ये सीक्रेट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। द फार्मर वाज आउट ऑफ ब्रीथ। उसका सांस नहीं आ रहा था। ही केप्ट क्वाइट ऑफ सम टाइम। वो कुछ देर के लिए खामोश हुआ। देन ही सेड, और फिर उसने कहा, वन द फार साइड ऑफ आवर फील्ड्स इज़ अ बिग नीम ट्री एंड अ वेल. A chest of gold is buried near the neem tree. Dig the ground and take out the chest. Then you will be able to live comfortably throughout your lives. The farmer closed his eyes and became silent. He died after a few days. ओके बेटा, इस पैराग्राफ का मतलब है कि जब वो उसका सांस बिल्कुल फूल रहा था, वो कुछ देर खामोश हो गया और फिर उसने अपने बच्चों से कहा कि हमारे जो खेत हैं उसके पास एक नीम का दरख्त है और एक कुआं है। जो नीम का दरख्त है ना, उसके पास एक सोने का संदूक जो है ना वो बंद है ज़मीन के अंदर ना कहीं है। तो जब तुम लोगों के ऊपर मुश्किल टाइम आ जाए तो ज़मीन खोद कर वो सोने के जो संदूक है ना वो निकाल लेना। इससे तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और अपनी ज़िंदगी में मतलब जो भी मुश्किलें होती हैं, जो ज़रूरियात होंगी, वो पूरी कर सकोगे। ये कहते सारी उसने अपनी आंखें बंद की और ख़ामोश हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो गई। थिंग्स रिमेन द सेम। सारी चीज़ें वैसे की वैसी रह गई। द बॉयज़ वेस्टेड देयर टाइम प्लेइंग एंड हंटिंग। और तीनों लड़के वैसे ही खेल कूद में और शिकार में अपना टाइम वेस्ट करते रहे। देयर मदर टोल्ड देम अगेन एंड अगेन, चिल्ड्रन गो टू द फील्ड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप्स। माँ बार बार अपने बच्चों से यही बात कहती रही कि बेटा जाओ खेतों में। दिनों में उसकी डेथ हो गई। थिंग्स रिमेन द सेम। सारी चीज़ें वैसे की वैसी रह गई। द बॉयज़ वेस्टेड देयर टाइम प्लेइंग एंड हंटिंग। और तीनों लड़के वैसे ही खेल कूद में और शिकार में अपना टाइम वेस्ट करते रहे। देयर मदर टोल्ड देम अगेन एंड अगेन, चिल्ड्रन गो टू द फील्ड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप्स। माँ बार बार अपने बच्चों से यही बात कहती रही कि बेटा जाओ खेतों में, जाओ जाके फसलों की हिफाजत करो, फसलों का ध्यान रखो, उसमें काम करो। दे डिड नॉट लिसन टू देयर मदर। लेकिन उन्होंने अपनी माँ की कोई बात ना सुनी। द डेथ ऑफ देयर फादर हैड नो अफेक्ट ऑन देम। और उसके फादर की जो मौत हो चुकी थी, इस चीज़ का भी उन पर कोई असर नहीं था। द ग्रेन स्टोर्ड बाय द फार्मर सून फिनिश्ड। जो उनके फादर ने फसलें स्टोर की थी, उनके खुराक पूरे साल के लिए खाना जमा किया था, गंदम वगैरह, वो ख़त्म होने पर आ गई बहुत जल्दी। मतलब इतनी कम मिकदार में रह गई कि कुछ ही दिनों में वो ख़त्म हो जाती। On the next page, what should we do now? said the younger son. अब हम क्या करेंगे? जब खाना सारा ख़त्म होने पर आ गया तो इस फिक्र में पड़ गए कि अब हम क्या खाएंगे, कहाँ से खाना खाया करेंगे। There is no food in the house and we are hungry. अब घर में खाने के लिए और कोई चीज़ भी नहीं है और हम बहुत भूखे हैं। Let's go and look for the chest of the gold hidden in the field, said the eldest son. सबसे बड़े बेटे ने कहा
कि जाओ खेतों में जाकर हम लोग चलते हैं। जाकर खेतों में हमारे अब्बू जी ने बताया था कि वहाँ नीम के दरख्त के पास ज़मीन के अंदर एक सोने का संदूक है, तो हम क्यों ना जाके वो ढूंढें। तो मतलब अगर वो मिल जाएगा तो हमारी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। दैट्स अ गुड आइडिया एग्रीड द अदर। बाकी सब ने भी इस बात पर रजामंदी का इजहार किया। मदर वी आर गोइंग टू द फील्ड टू लुक फॉर द चेस्ट ऑफ गोल्ड दे सेड। उन्होंने अपनी माँ को बताया और चले गए। गो माई सन्स मे अल्लाह सुब्हाना ताला हेल्प यू सेड द मदर। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट योर राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अरेंज योर पेज लाइक दिस। टुडेज डेट इज जून 29, 2020, लेक्चर 12, क्लास 3 इंग्लिश, डे मंडे, यूनिट नंबर 4, आस्क अ फ्रेंच करियर। टॉपिक क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 is write in 5 lines the steps of farming. In the question number 1, you will write the 5 steps of farming that are mentioned in the reading of unit number 4. 5 steps of farming are ploughing, number 2 sowing the seeds, number 3 watering the fields, number 4 weeding the fields, number 5 harvesting the crops. Question number 2 is what secret did the farmer tell his sons? उस फार्मर ने अपने बच्चों को क्या सीक्रेट बताया था? आंसर इज द फार्मर टोल्ड हिज सन्स अबाउट द सीक्रेट ऑफ चेस्ट ऑफ गोल्ड। ये आपने सीक्रेट्स में पढ़े ना रीडिंग के अंदर के फार्मर ने अपने बेटों को क्या सीक्रेट बताया था जब वो बहुत ज़्यादा बीमार था, कि उसने चेस्ट ऑफ गोल्ड का सीक्रेट बताया था। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3 इज what tools did the farmer use in the fields? फार्मर जो था खेतों में कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करता था? The farmer used the spade and hoe in the fields. Okay, these 3 questions were related to this reading. So we will just write and learn these 3 questions. Other questions we will learn and write in the next lecture. Now I introduced your weekly diary of this lecture. At Monday revision for test. मंडे को हमने उस टेस्ट की रिवीजन करनी है जो कि ट्यूसडे को आपसे लिया जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे को आपका टेस्ट किस चीज़ का होगा? टेस्ट ऑफ यूनिट नंबर 3 एक्टिविटी, पेज नंबर 61, 63, 60। आई इंट्रोड्यूस्ड योर वीकली डायरी ऑफ दिस लेक्चर। एट मंडे रिवीजन फॉर टेस्ट। मंडे को हमने उस टेस्ट की रिवीजन करनी है जो कि ट्यूसडे को आपसे लिया जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे को आपका टेस्ट किस चीज़ का होगा? टेस्ट ऑफ यूनिट नंबर 3 एक्टिविटी, पेज नंबर 61, 63, 66, 67 एंड 68। यू विल जस्ट प्रिपेयर द टेस्ट ऑफ जस्ट दीज गिवन पेजेस, ओके। एट ट्यूसडे आई विल टेक टेस्ट। एट वेडनेसडे यूनिट नंबर 4 रीडिंग ऑफ पेज नंबर 75 एंड 76। Thursday reading of page number 77 and 78. At Friday learn plus write question number 1, 2 and 3, and at Saturday I will take oral test of these 3 questions, okay. This lecture is over. Allah Hafiz.